हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्याएं। तो पहले हम आपको बताएंगे कि क्या होता है वास्तविक संख्याएं और फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर और क्वेश्चन हल करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं, तो देखिए वास्तविक संख्याएं जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। सिर्फ उन संख्याओं को छोड़ दीजिए जो रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम उनको काल्पनिक संख्या बोल देते हैं। काल्पनिक संख्या बोल देते हैं। ऐसी संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या है -1, 2, -10, ठीक है, 0, 5, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वो सारी संख्याएं हमारी 2.2, ये सारी संख्याएं हमारी वास्तविक है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, वो सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर हम लोग देखते हैं, बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं, तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं हमारी सदैव 1 से स्टार्ट होती हैं, ये बात याद रखिएगा। 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनने के काम लाते हैं तो वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं मानी जाती, ठीक है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। फिर हम लोग लिखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के रूप में ही जानते हैं। सिर्फ इसमें हमारा 0 भी आ जाता है और ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, ठीक है। और 1 है, 5 है, 10 है, -10 है। तो इस तरीके से ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसकी बात काफी लंबी चलेगी और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और Q जो है वो 0 नहीं है, ठीक है ना। Q जो है वो 0 नहीं है। ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या हमारी P/Q के रूप की होती हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि और सरल भाषा में हम कैसे इसको बता सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, 2 है, 5 है, 7 है, 10 है, 100 है, इनको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जरा चलेंगे और वहां पर आपको और क्लियर करेंगे। जैसे कोई संख्या लिखिए 2.3, ठीक है, क्योंकि ये शांत दशमलव है। कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या है, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2.3 और इसके ऊपर बार लगा दिया। अब 2.333333 कई बार लिखा हुआ है, ये रिपीटेड संख्या है, ठीक है। तो दशमलव में इसका प्रसार जो है वो अशांत है, लेकिन यहां पर संख्या जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है, आवर्ती है, बार बार वही चीज आ रही है, इसलिए ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। और जितनी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो भी हमारी परिमेय संख्या के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो देखिए अपरिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें, अर्थात जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावर्ती होता है। जैसे √5, √3,
√2 ये सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम लिखते हैं √4, देखिए √4 हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √4 का मान 2 होता है और 2 हमारी परिमेय संख्या होती है, इसलिए √4 हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। इस बात को याद रखिए, यानी रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या हमारी परिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। और अनवसानी अनावर्ती ये कैसे पहचानेंगे, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2.10, 1 0 1 0 0 और 1 0 0 0 0 और ऐसे ये चलती जा रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, यहीं पर हम एक दूसरी संख्या लिखते हैं, उसकी आप पहचान बता देंगे 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखिए यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 लगातार रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, दोनों में अंतर आपको बता दे। यहाँ पर क्या था, पहले 1 0 थे, फिर 2 0 आए, फिर 3 0 आए, फिर 4 0 आए, ऐसे ही लगातार हमारे 0 बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बाकी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में आपको मिलता रहेगा। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में और वहां पर क्वेश्चन सीखते हैं। पहुंचे वीडियो सबसे पहले तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1, किताब है एनसीईआरटी, और हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, तो यहां पर पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 225 बड़ा है 135 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, 225 बड़ा है ना, तो 225 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 225 बराबर 135 गुणे 1। ठीक है ना, 135 उसके करीब में पहुंच गए और कितना बचेगा, 90 बचेगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है ना, कैसे करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल से, और गुणे भागफल प्लस शेषफल से हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए 225 है और 135 ले लिया, तो 135 का पहाड़ा पड़िए कि 225 के करीब में पहुंच जाए। तो हमने क्या किया, 135 एकम 135 हो गया, दूना ज्यादा हो जाएगा, और शेषफल कितना बचा, 225 में से अगर 135 घटा लें तो शेषफल बचेगा हमारा 90। समझ गए ना, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए शेषफल 0 नहीं आया, और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो यहां लिख देंगे क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए अब हम इस 135 को उतार लाएंगे यहाँ पर। 135 बराबर 90 गुणे 1। ठीक है, 90 का पहाड़ा पड़िए कि 135 के करीब में पहुंच जाए, तो 90 एकम 90, 90 दूना तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 90 एकम 90 पड़ा, और कितना शेषफल बच जाएगा, 135 में से 90 घटा लीजिए, 90 एकम 90 हुआ, तो वो वाला 90 घटा लीजिए, तो कितना बचेगा यहाँ पर 45। 135 में से 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45। फिर यहां लिख देंगे क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल कहां है, ये शेषफल होता है। ठीक है, तो लिख सकते हो या इसलिए भी लिख सकते हो। अब हम इस 90 को बनाएंगे, 90 बराबर 45, 45 दूना 90 होता है, 45 गुणे 2, अब पूरा पूरा हो गया, प्लस शेषफल कितना आ गया, 0। तो लिख देंगे क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए
मासा, जिसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, बराबर कितना आ जाएगा 45। याद रखिएगा, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन में हमने पहला तरीका बता दिया है। दूसरा तरीका क्या है, भाग विच से भी हम लोग इसको लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, ठीक है। तो यहां लिख देंगे चूंकि 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए 196 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 38,220 को। तो देखिए यहां पर 196 दूना कर देंगे तो हमारा 190 दूना 280 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही हम ले जाएंगे, तो 196, ठीक है। अब घटा लेंगे, इससे हासिल यहाँ 12, 12 में से 6 गए, 6 बचा, यहाँ 7, इससे हासिल यहाँ 17, 17 में से 9 गए, 8 बचा, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। अब अगली संख्या 2 उतार लेंगे। अभी ये शेषफल नहीं आया है, कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, उनको लगता है ये शेषफल आ गया, ये तो इनको घटाया, पूर्ण शेषफल लाना होता है। अब कितनी बार हम ले जा सकते हैं इसको, इसको हम 9 बार ले जा सकते हैं। तो 9 छाक 54, 4 हासिल लगा 5, 9 नेम 81, 81 5 86, हासिल लगा 8, 9 एकम 9, 9 8 17, 9 8 17। इससे हासिल यहाँ 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ हुआ 5, इससे हासिल यहाँ 15, 15 में से 6 गए 9, 0 0, ठीक। अगली संख्या हम उतार लेंगे 0, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा ये, लगभग 5 बार जा सकता है। 5 छंगा 30, 5 नम 45, ठीक है, 5 बार, 5 छंगा 30, 5 नम 45, 3 48, हासिल लगा 4, 5 कम 5 4 9, ठीक है। तो ये कट गया। तो देखिए जब हमने भाग किया तो ये पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट गया है तो ये हमारा मासा आ गया। मासा कितना आ गया 195, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे मासा, कैसे पता चला मासा 195 आ गया, क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ गया, पहली बार में ही 0 आ गया। मासा यानी एचसीएफ बराबर 195। देखिए यहां पर वो उतना मेथड आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पहली बार में ही 0 आ गया है, ठीक है। ये शेषफल हमारा पहली बार में ही 0 आ गया है। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी लगाएंगे, वहां पर हम लोग और अच्छी तरीके से सीख लेंगे। तो तीसरा पार्ट देख लेंगे हम लोग, क्या दिया गया तीसरे पार्ट में, 867 और 255। तो देखिए चूंकि 867 बड़ा है 255 से, इसलिए हम 867 को भाग करेंगे 255 से। तो 255 और 867, तो अगर हम 3 बार ले जाना चाहें तो 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15 चला जाएगा, तो 3 बार ले जाएंगे, 3 पच्चे 15 हासिल लगा 1, 3 पच्चे 15 1 16 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गए 2 बचा, 6 में से 6 गए 0 बचा, 8 में से 7 गए 102 बचा, ठीक है। अब ये शेषफल 102 आया है, ये 0 तो है नहीं, इसलिए अब क्या करेंगे, अब इस 255 को यहां ले आएंगे। अब 255 को हम लोग भाग करेंगे 102 से, तो 102 एकम 102 दूना 204,
तो 2 बार जाएगा 204 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया 5। यहाँ बचा 102 तो 51 दूना 102। ठीक है, यहाँ पर शेषफल आ गया 0 तो लिख देंगे अतः मासा, जिसको हम लोग HCF बोलते हैं, बराबर 51। तो 51 हमारा मासा आ गया। ये यहाँ पर ये जो आंसर आया है ये हमारा मासा आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें 3 पार्ट थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। तो देखिए एक बात आपको याद रखना है कि कैसे पहचानेंगे कि ये विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक में हमारे पास अगर वो 2 से विभाजित हो जाता है तो सम पूर्णांक है, अगर वो 2 से विभाजित नहीं होता है तो विषम पूर्णांक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, यहां पर मान लेंगे, माना ए कोई धन पूर्णांक है, माना ए कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, अब ये जो एक कोई धन पूर्णांक है, ये एक को हम क्या लिख सकते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 6Q प्लस R लिख सकते हैं। ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहां R की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। समझ गए ना। शेषफल हमारा 1 आ सकता है और यहां पर 0 भी हो सकता है, 0 छूट गया। तो शेषफल हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो R होगा वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, परंतु 6 से छोटा होगा। तो हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, जहां R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है। ठीक है। अब सम और विषम कैसे पहचानेंगे, अगर वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है तो सम संख्या है। ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे, यदि, अब R की वैल्यू पुट करते जाएंगे, यदि R बराबर 0, सबसे पहले R का मान 0 पुट करेंगे, तो A बराबर 6Q प्लस 0, A बराबर 6Q। ठीक है। जो 2 से विभाज्य है, इसलिए यह समधन पूर्णांक है। ठीक है। अब यह समधन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक नहीं है। ठीक। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे, यदि R बराबर 1 हो तो A बराबर 6Q प्लस 1। अब देखिए, क्या इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या इस पूरी संख्या को आप 2 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो लिख देंगे जो 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह
विषम धन पूर्णांक है। अब देखिए पहला पार्ट हमारा आ गया 6 + 1, और यहां पर भी कह रहा है कि 6 + 1 जो होता है वो विषम पूर्णांक होता है। यहां पर भी हमने यहां पर देख लिया कि विषम पूर्णांक है। अब तीसरा पॉइंट रख लेंगे यहां पर, यदि r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा 6³ + 2। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 कट जाएगा। देखिए यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन लेकर 2 को काट सकते हैं। जो 2 से विभाज्य है, जो 2 से विभाज्य है, इसलिए यह सम धन पूर्णांक है। ठीक है, अब चलते हैं r बराबर 3 पर। नेक्स्ट पेज पर r बराबर, यदि r बराबर 3, r का मान 3, तो a बराबर 6³ + 3। ठीक है, जो अब यहां से 2 कॉमन आप नहीं ले सकते हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए जो 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं, यदि r बराबर 4 तो a बराबर क्या हो जाएगा 6³ + 4। जो अब ये देखिए यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं और काट सकते हैं 2। जो 2 से विभाज्य है, इसलिए यह समधन पूर्णांक है। ठीक है, यदि r बराबर 5, a बराबर 6³ + 5, जो 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए 2 कॉमन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, इसलिए यह विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए विषम धन पूर्णांक कहां कहां आया है। यहां आया विषम धन पूर्णांक, यहां आया विषम धन पूर्णांक, और पीछे चलते हैं तो यहां पर आया है विषम धन पूर्णांक। तो 6³ + 1 आया है, और 6³ + 3 आया होगा, देखिए ये देखिए, और 6³ + 5 आया है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः विषम धन पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप के होते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी परेड में
616 सदस्य हैं। तो सदस्य कितने हैं? 616। एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो एक टुकड़ी है, उसको उसके पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो ये हमको निकालना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। देखिए यहाँ पर अधिकतम कह रहा है, जब भी यहाँ पर हमें अधिकतम मिल जाए तो हम मासा निकालते हैं। याद रखिएगा, मासा। ठीक है, अधिकतम संख्या कह रहा है, इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या निकालना है? मासा। तो यहाँ लिख देंगे 616 32 का मासा। तो 616 और 32 का मासा निकालेंगे। तो कौन बड़ा है? 616 बड़ा है 32 से, इसलिए 32 से भाग करेंगे हम लोग। तो यहां निकाल लेते हैं, 32 से भाग करेंगे किसको? 616 को। तो देखिए पहली बार में 32 से कम 32, अभी शेषफल नहीं आ रहा, अभी तो पूरा विभाजित ही नहीं हुआ है। तो इससे हासिल 11 11 में से 2 गए, 9 बचा। यहाँ हुआ 5, 5 में से 3 गए, 2 बचा। उतार के ले आएंगे 6। कितनी बार चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा। तो 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 तिया 27, 1 28। इससे हासिल यहाँ हुआ 16, 16 में से 8 गए तो 8 बचा। ये तो 0 0 हो गए। अब देखिए शेषफल, अब ये आया है शेषफल। तो क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया। इसलिए हम क्या करेंगे? इस 32 को उठाकर यहां ले आएंगे। 8 से भाग करेंगे, 8 चक्कू 32। देखिए पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया तो मासा कितना आ गया? तो लिखेंगे मासा बराबर 8। मासा कितना आ गया? 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 को हम लोग हल कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये वर्ग याद रखिएगा, किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे? मान लेंगे। माना ए कोई धन पूर्णांक है। क्या मान लिया? माना ए कोई धन पूर्णांक है। अगर ए कोई धन पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से उसे हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर, देखिए हमको क्या लाना है? 3 लाना ना। ए बराबर 3q प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहां आर का मान क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है ना? इस 3 से छोटा ही होगा, ये बात याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन में चलेंगे तो वहां पर 6 था, तो वहां पर 6 से छोटा रखा था। इस क्वेश्चन में 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, इससे बड़ा शेषफल नहीं आएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है? तो a बराबर 3q प्लस आर है, जहां r बराबर 0, 1, 2। तो अब हम क्या करेंगे? r की वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो यदि r बराबर 0, तो a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q।
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। आगे देख लेते हैं इधर, तो ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया, 9 लिखा हुआ था तो 3 अलग कर लिया और 3q अलग कर लिया, ठीक है। और अब देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3m, जहां m एक धन पूर्णांक है और m बराबर 3q। 3q की जगह पर हमने m रखा है और तो m बराबर 3q आ गया। तो ये हमारा आ गया पहला पार्ट। देखिए इसी रूप का हमसे कह रहा था 3m के रूप का, ये देखिए आ गया, यहाँ 3m लिखा हुआ है, 3m के रूप का हमारा भी आ गया है, ठीक। अब हम दूसरा पार्ट लगाएंगे, r बराबर 1 रखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यदि r बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, यही तो हो जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर, यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूनी 6 कम 6q प्लस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 होता है। ए स्क्वायर बराबर, देखिए इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, क्यू भी ले सकते हैं लेकिन क्यू नहीं ले रहे हैं केवल क्योंकि हमको 3 बनाना है, ये बात याद रखिएगा। 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, m, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यहां लिख देंगे जहां m एक धन पूर्णांक है, जहां m एक धन पूर्णांक है और m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। लेकिन तीसरा पार्ट हम नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमसे 2 ही पार्ट पूछ रहा है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने दोनों पार्ट निकाल लिए, इसलिए हम r की वैल्यू 2 पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना, 2 ही पुट करेंगे क्योंकि 2 हमसे पूछ रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर नीचे लिख देंगे, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग थ्री एम प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहां पर वहां पिछले क्वेश्चन में वर्ग था, यहां पर हमारा घन है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है।
और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, माना ए कोई धन पूर्णांक है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 3q प्लस आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। किसी भी धन पूर्णांक को हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में ले सकते हैं, जहां आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। हमने बताया था आपको इस 3 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर जो भी संख्या होगी उससे छोटा ही हमारा शेषफल होगा, ये निश्चित है, कंफर्म है। तो हमारे आर की वैल्यू 3 आई है, इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए, यदि आर बराबर 0, ए बराबर 3q प्लस 0, ए बराबर 3q, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, तो दोनों पक्षों में जब हम घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 3q का क्यूब, तो ए क्यूब बराबर 9 3 3 9 3 27 क्यू क्यूब। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं इधर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमको 9m चाहिए, तो अंदर क्या बचेगा, 3q क्यूब, तो ए क्यूब बराबर 9 और इसको हम लोग लिख देंगे m। ठीक है, जहां m एक धन पूर्णांक है और m बराबर 3q क्यूब। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आ गया, पहला रूप हमको देखने को मिल गया है जैसा यहाँ पर दे रखा है। अब हम लोग दूसरे रूप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यदि r की वैल्यू बढ़ाएंगे, r की वैल्यू कितनी, 1 पुट करेंगे। यदि r बराबर 1, तो a बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों में घन करने पर, घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए आपको। तो ए क्यूब बराबर, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 3 9 क्यूब, ब्रैकेट में a प्लस बी, 3q प्लस 1। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब, तो 3 3 9 3 27 क्यू क्यूब। अभी आपको पिछला हम दिखा देंगे, एक एक लाइन दिखाते चलते ताकि आपको समझ में आता रहे। देखिए 3q क्यूब था, तो 3 3 9 3 27 क्यू क्यूब, और एक का घन तो एक ही होगा। ठीक है, ये भी लिख देते हैं, फिर आगे गुणा कर देते हैं, प्लस 1 और प्लस, अब देखिए आगे अंदर गुणा कर रहे हैं, तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9
तिया 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 क्यू। 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 क्यू। ठीक है, ये हमने पूरा उसको हल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी क्यू हैं उनको पड़ोस में ले आएंगे। तो कैसे, देखिए 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब देखिए यहां से हम कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब बराबर यहां से 9 कॉमन ले लिया, 9 तिया 27 क्यू क्यूब, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जहां m एक धन पूर्णांक है और m बराबर 3q स्क्वायर 3q क्यूब और 3q स्क्वायर प्लस q है। ठीक है, ये दूसरा रूप आ गया हमारा। अब हम थर्ड पॉइंट रखेंगे, यदि r बराबर 2। अब हम 2 पुट करेंगे, इधर लगा लेंगे। तो r बराबर 2 है ना, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। समझ गए होंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर तो दोनों पक्षों में घन करेंगे तो ए क्यूब बराबर 3q प्लस 2q। ए क्यूब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3q क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab। तो 3 तिया 9 दूनी 18, 18q ब्रैकेट में 3q प्लस 2। ठीक है, अब यहीं पर लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 तिया 27 क्यू क्यूब प्लस 8, 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यू। ए क्यूब 27 क्यू क्यूब, अब सारे क्यू क्यूब पड़ोस में कर लेंगे, प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। समझ गए। अब इनमें से हम इतने से 9 कॉमन ले लेंगे और हमको किस रूप में लिखना है, ठीक 9 क्यूब प्लस 8 लाना है। तो इतने को हम क्या लिख लेंगे, ए क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लिया तो 9 तिया 27 क्यू क्यूब, 9 छाक 54 6 क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36 4 क्यू प्लस 8। तो ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8, जहां m एक धन पूर्णांक है और m बराबर 3q क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q है, जहां m एक धन पूर्णांक है और m का मान 3q क्यूब और 6q स्क्वायर प्लस 4q है। तो देखिए यहां पर थर्ड रूप हमारा आ गया है। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।